ईश्वर का इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर का इंसाफ। कड़कड़ाती भयानक ठंड पड़ रही थी। ऐसी भयानक ठंड में दीपा देवी अपने कांपते हुए हाथों से बाहर आंगन में हेडपंप के पास अपने कपड़े धो रही थी। तभी उनकी बहू राधा आई और अपने पहने हुए कपड़े दीपा जी के आगे धोने के लिए डाल देती है। दीपा देवी, जिन्हें अपने कपड़े धोने भी भारी पड़ रहे थे, वे बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बहू के कपड़े भी धो देती है। तभी बहू का 8 साल का बेटा भी स्कूल से आ जाता है, तो बहू उसकी यूनिफॉर्म को भी निकाल कर दीपा जी के आगे धुलने डाल देती है और कहती है, इन कपड़ों को भी अच्छे से रगड़ कर साफ कर देना। आपका पोता रोज रोज यूनिफॉर्म गंदी करके ले आता है। दीपा देवी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप सारे कपड़े धो देती है। दीपा देवी की उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष है। उनकी ठीक से काम होता भी नहीं है और इतनी कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोना तो बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। पर क्या करे, बहू के घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद बहू दीपा जी से कहती है, मेरा चाय पीने का समय हो रहा है, तुम मेरे लिए एक कप चाय भी बना दो और बना करके मेरे कमरे में ही दे जाना। दीपा जी बेचारे जैसे ही कपड़े धोकर फुर्सत होती है, वैसे ही बहू का फरमान सुनकर चाय बनाने चली जाती है। तभी बहू कमरे से निकल कर आई और कहती है, मुझे चाय डाइनिंग टेबल पर ही दे देना, मैं इधर ही पी लूँगी, इधर ही अपना फेवरेट सीरियल देखूँगी। दीपा जी अपनी बहू को चाय दे करके अपने कमरे में चली जाती है और वो 2 कप चाय अपने कमरे में भी ले जाती है। 1 कप चाय अपने लिए और 1 कप अपनी बीमार पति के लिए। दीपा जी के पति किशोर बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। आज से करीब 6 महीने पहले उनको लकवा मार गया था, जिस वजह से वो ना ही ठीक से चल पाते थे और ना ही ढंग से बात कर पाते थे। किशोर बाबू की हालत तो इतनी ख़राब थी कि वे खुद से वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। उनको वॉशरूम तक ले जाने के लिए भी दीपा जी ही आते थे। उधर दीपा जी के पास दिन भर इतने काम होते थे। एक तो बीमार पति थे, तो उनकी पूरे दिन उनकी सेवा करनी पड़ती थी। उनका खाना पीना, उनको वॉशरूम तक ले जाना, कपड़े बदलना, खाने भी उन्हें अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता था। बहुत सारे काम उन्हें अपने पति के करने होते थे और वो खुशी खुशी अपने पति की सेवा करती थी। वो बस यह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनके पति ठीक हो जाए। बहू के साथ भी किचन में काम में हाथ बटा दिया करती थी। बहू ने तो धीरे धीरे करके सारे घर की जिम्मेदारी अपनी सास के कांधों पे ही डाल दी थी। शुरू में 6 महीने पहले जब दीपा जी अपने बीमार पति को लेकर अपने बेटे और बहू के घर आई थी, तब उन्हें इतना काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन एक एक करके बहू ने दीपा जी को घर के सारे काम पकड़ा दिए। कोई ना कोई बहाना करके वो दीपा जी को काम दे देती थी और खुद कमरे में जाकर बैठ जाती थी। कभी बोलती थी, माँ जी आप सब्जी बना दीजिए, तो मुझे बाहर कुछ काम है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, फिर आकर के बाकी के काम कर लूँगी। लेकिन जैसे ही बाहर से आती थी तो बहाना मार देती थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप रोटियां भी सेक दीजिए। या तो फिर वो बहुत लेट ही आती थी। लेकिन किशोर बाबू को खाना टाइम से ही देना होता था। वो शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने कभी देर रात खाना नहीं खाया था, इसलिए दीपा जी बहू के आने का इंतज़ार नहीं करती थी। वो अपने पति के लिए शाम का खाना हो या दोपहर का खाना हो, वो खुद ही बना लिया करती थी। फिर शाम को अपने पति को व्हील चेयर पर बैठाकर थोड़ा सा बाहर घुमाने भी ले जाया करती थी, क्योंकि किशोर बाबू एक ही कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते थे। वह कभी शहर में रहे नहीं थे, हमेशा गांव में ही रह रहे थे। गांव का माहौल तो ऐसा होता है कि सब आपस में बातचीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो कभी उधर एक दूसरे की कमी महसूस नहीं होती थी।
पर इधर शहर में तो एक ही कमरे में बैठे बैठे उनका दम घुट जाता था। इसलिए दीपा जी हमेशा अपने पति को व्हील चेयर पर बैठा करके थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए ले जाती थी, जिससे उनके पति का मन लग जाए। दीपा जी के बेटे को यह सब बातें पता नहीं थी। उनको तो ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता इधर बहुत ही आराम से है, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। मेरी पति राधा मेरे माता पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब दीपा जी का बेटा घर पे होता था तब तक राधा आगे पीछे दिखावे के लिए काम करती रहती थी। बेटा सुबह 9 बजे तक ऑफिस निकल जाता था तो वो अपने काम में बिजी रहता था। उसको पता ही नहीं चला था कि किचन में कौन काम कर रहा है, उसकी माँ या फिर उसकी पत्नी। और अगर कभी माँ को किचन में काम करते हुए देख लेता तो कहता, माँ आप इधर क्यों खड़े हैं, खड़े खड़े थक जाओगे, आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। तो दीपा जी कहती थी, अरे बेटा कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबूजी के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। वो बेटे के आगे थोड़ा बहुत काम करने का बहाना बना देते थे। दीपा जी अगर कभी कुछ कहने की कोशिश भी करती थी तो बहू उन्हें आंखें दिखा देती थी। तो बेचारी दीपा जी अपने बेटे से कुछ नहीं कह पाती थी। सोचती थी चलो कुछ दिनों की तो बात है, पति की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम गांव चले जाएंगे। शाम को जैसे ही बेटा ऑफिस से वापस आता है तो राधा के आगे पीछे पानी लेकर के खड़ी हो जाते हैं। बेटे को दिखाने के लिए काम करने लगती थी। फिर सारा काम होने के बाद 2-4 रोटियां बनाने के लिए बच जाती थी, उसको बनाने लगती थी, जिससे करण को लगता था कि सारा काम उसकी पत्नी ही करती है। माँ तो बस थोड़ी बहुत मदद करा देती है। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर का सारा काम माँ ही करती थी। किशोर बाबू लेटे लेटे यह सब कुछ देखते रहते थे, लेकिन बेचारे कुछ भी नहीं बोल पाते थे क्योंकि लकवा मार जाने की वजह से वे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन समझते सब कुछ थे। अपनी पत्नी के बेबसी को भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। सारा काम करने के बाद थक हार के जब दीपा जी कमरे में आती थे तो किशोर बाबू सोचते थे कि मेरी पत्नी को इधर आकर के कितना काम करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे ही रहते हैं। सुबह नाश्ता, बर्तन धोना, गैस साफ करना, सब्जी बनाना, रोटी पर सेकना, सारे काम बहू दीपा जी से ही कराती थी। लेकिन दीपा जी इतनी सीधी सादी है कि मैं कुछ कह भी नहीं पाती थी। बहू जो काम बता देती थी वो कर देती थी। हाँ, वो इन कामों की वजह से और अपनी उम्र की वजह से बहुत थक जाती थी। बदलती मौसम और काम करने की वजह से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको बहुत तेज बुखार आ जाता है तो वो घर के काम नहीं कर पाती है। जब बहू देखती है कि माँ जी तो आराम से लेटी हुई है, अभी तक सोकर उठी नहीं है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, तो वह दीपा जी के कमरे में जाती और चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक सो रही हो महारानी, घर में क्या नौकर लगा रखे हैं मैंने जो घर के काम करेंगे। उठो और घर के सारे काम करो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें घर में भी रखूँ और इस बूढ़े की बीमारी पर इलाज में पैसे भी खर्च करूँ। राधा गुस्से में तनतनाते हुए दीपा जी का हाथ पकड़कर चारपाई से उठाकर बिठा देती है। दीपा जी कहती है, बहू आज भी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, मेरा तो आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। तो बहू चिल्लाती हुई कहती है, दवाई खा लो और जाकर के चुपचाप से काम करो। बेचारी दीपा जी दवाई लेकर 1 घंटे बाद रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। जब दीपा जी रोटियां सेक रही थी तब अचानक उनका सर चकराने की वजह से पास में रखा हुआ कांच का पानी का जग नीचे गिरकर टूट जाता है। जग के टूटने की आवाज़ जब राधा के कानों में पड़ती है तो वो भागकर रसोई में आती है और जैसे ही बहू देखती है कि इतना कीमती जग इस बुढ़िया ने तोड़ दिया है तो वह गुस्से में चिल्ला करके बोलती है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो क्या? सारा काम बिगाड़ कर रख देती हूँ।
इतना महंगा सब तोड़ कर रख दिया, तुम्हें पता भी है ये कितने पैसों का होगा? इतना महंगा था, अभी इसके पैसे कौन देगा? एक तो इस बूढ़े पे इतना महंगा इलाज चल रहा है, उसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे पति के इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम लोगों बस बर्बाद करने में लगे हुए हो। कभी कुछ तोड़ देती हो तो कभी कुछ तोड़ देती हो, ढंग से काम नहीं करती हो। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? गांव में तो इधर आ गए पर हाथ में एक पैसा भी नहीं है, सारा पैसा हमारा ही खर्च कराओगे। और वो बहू गुस्से में आकर दीपा जी के हाथ में टूटे हुए कांच के जग का एक टुकड़ा उठाकर कस के चुभा देती है। दर्द की वजह से दीपा जी जोर से चिल्ला पड़ती है। दीपा जी के हाथ को झटकते हुए कहती, अरे बहू ये क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है और देखो कितना खून बह रहा है। हाथ छोड़ो मेरा। दीपा जी की आवाज़ को सुनकर व्हील चेयर पर बैठे किशोर बाबू किचन में खिसकते हुए आ जाते हैं। वो भी यह सब कुछ देख लेते हैं तो किशोर बाबू गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने मुंह को टेढ़ा करके इशारे से कहते हैं कि आज आ जाने दो मेरे बेटा को, आज मैं सब कुछ उसे कह दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, ये तुम्हारी सास है, कोई नौकरानी नहीं जो तुम इन पर इतना अत्याचार कर रही हो। जब बहू को समझ में आता है कि बुढ़ा गुस्से में सब कुछ बताने की धमकी दे रहा है तो वो जाकर उसकी व्हील चेयर को धक्का दे देती है। किशोर बाबू कुर्सी से गिर जाते हैं, उनको दोनों घुटनों में चोट लग जाती है। दीपा जी भाग कर आते हैं और उनको उठाते हैं। रोते रोते अपने पति को व्हील चेयर पर बैठाकर कमरे में ले जाती है। दीपा जी अपने पति के घुटनों में पर दवाई लगा देती है, साथ ही अपने हाथ पर भी दवाई लगा लेती है और वो उस दिन को कोसने लगती है जिस दिन वो अपने पति को लेकर के बहू के घर आई थी। उन्हें आज भी वो दिन याद था जब उनका बेटा उन्हें शहर लेकर आया था। वो उस दिन को कोसने लगती है। एक दिन अचानक रात में लेटे लेटे किशोर बाबू की तबीयत खराब हो जाती है। गांव के ही लोग की मदद से पास के एक अस्पताल में अपने पति को दिखाने के लिए ले जाती हैं और साथ ही अपने बेटे करण को भी फ़ोन कर देती हैं। करण को जब अपने पिता की तबीयत का पता चलता है तो वो रात को ही अपने पिता के पास जाने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है। वो अपनी पत्नी से भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो जाने से मना कर देती है। जैसे ही करण अपने पिताजी के पास पहुंचता है, डॉक्टर से बात करता है, क्या हुआ मेरे पिताजी को, इनकी इतनी तबीयत क्यों खराब हो गई है? तो डॉक्टर कहते हैं आपके पिताजी को लकवा मार गया है, आप जल्दी से जल्दी इनका इलाज शुरू करवाइए, नहीं तो इनको ठीक होने में बहुत ही समय लग जाएगा। आप इनको किसी बड़े शहर में ले जाकर बड़े डॉक्टर से इनका इलाज करवाएं। बड़े डॉक्टर से इलाज कराने से यह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। सुबह होते ही अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग हमारे साथ शहर चलो, हम उधर ही पिताजी को दिखाएंगे और आप भी उधर ही रहना। अब आपका भी बुढ़ापा है, आप कब तक अकेले गांव में ही रहेंगे? करण दीपा जी का इकलौता बेटा है, उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया है। बेटे को शहर में एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। दीपा जी और उनके पति गांव में ही रहते थे, गांव में ही उनकी खेती बाड़ी का काम था तो उनको देखते रहते थे, अच्छे से जीवन काट रहा था। बेटा अपनी गृहस्थी में मगन था और दीपा जी अपने पति के साथ गांव में सुखी थी। उन्हें शहर जाने की कोई भी तमन्ना नहीं थी, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही बितानी थी। उनको गांव में ही अच्छा लगता था, लेकिन पति की बीमारी ने उन्हें बहू के पास शहर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। जब शहर में बेटा माँ पिताजी को लेकर आया था तो 10 से 15 दिन तक तो राधा बहू का व्यवहार सास के साथ बहुत अच्छा था, खाना भी बहू ही बनाकर देती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू ने अपनी सास पे जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। एक दिन दीपा जी अपने कमरे में बैठी हुई थी तो बहू कहती है, माँ जरा यहाँ आइए, ये सब्जी तो काट दीजिए जरा। कभी कहती है, माँ जी जरा दाल में तड़का तो मार दीजिए।
कभी कहती, माँ जी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, आटा तो गूंद दीजिए। इस तरह छोटे छोटे काम कराते कराते सारी जिम्मेदारियां दीपा जी के ऊपर डाल दी गई और खुद एकदम स्वतंत्र हो गई। लेकिन करण के आते ही वो किचन में ऐसे लग जाती थी जैसे घर के सारे काम उसी ने किए हो। दीपा जी अपने बेटे को कुछ नहीं बताना चाहती थी। उन्हें लगता था कि हम कुछ दिनों के बाद तो अपने गांव ही वापस चले जाएंगे, तो क्यों अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाना, क्यों उनके बीच मनमुटाव पैदा करवाना। बहू हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है वो कुछ दिन का ही है, बाद में तो मैं अपने पति को लेकर के गांव ही चली जाऊंगी। बहू बेटा खुश रहे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो बहू ने मेरा हाथ ही काट दिया और आपको भी व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया। शाम को जब करण ऑफिस से आता है तो वो अपने माता पिता से मिलने के लिए, उसकी तबीयत का हाल चाल जानने के लिए उनके कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि पिताजी के घुटनों में चोट लगी हुई है तो वो माँ से पूछता है, माँ पिताजी को चोट कैसे लगी है। तो वह कहती है, कुछ नहीं बेटा, वे वॉशरूम में जा रहे थे तो गिर गए। तभी अपनी माँ के हाथ को देखता है और कहता, माँ आपके भी हाथ में चोट लगी हुई है, बताओ मुझे क्या हुआ है, कोई बात है तो आप मुझे बताओ, मैं आपका बेटा हूँ। तो किशोर बाबू इशारे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तभी बहू राधा कमरे में पानी लेकर पहुँच जाती है। राधा वो देखते ही कोई भी कुछ नहीं कहता है। किशोर बाबू भी चुप हो जाते हैं। अब तो दीपा जी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनके पति ठीक हो जाए और वो वापस अपने गांव चले जाए। उन्हें नहीं रहना अपने बेटे बहू के साथ। जब कभी बेटी से मिलने का मन करेगा तो उसे बोल देंगे कि हमसे मिलने गांव में ही आ जाया करो, हमें शहर में अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन करण ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल जाता है, लेकिन जल्दीबाजी में वो अपने ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पे ही भूल जाता है, जिसको लेने के लिए वो घर वापस आता है। राधा और माँ दोनों किचन में उसे दिखाई दे रही थे। वह किसी से कोई बात नहीं करता और सीधा अपने कमरे में जाकर फाइल को ढूंढने लगता है। किसी को पता ही नहीं होता कि करण इस समय घर पे ही है। फाइल लेकर के जब करण वापस आने लगता है तो उसे किचन में से राधा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इधर किचन में राधा दीपा जी से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुमने कल के बारे में अपनी बेटी को ज़रा से भी कुछ बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने करण को यह बताने की कोशिश भी की कि तुम्हारा हाथ मैंने काटा है और उस बेटे को धक्का भी मैंने दिया है जिससे उसको चोट लग गई है, तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। दीपा जी चुपचाप रसोई में खड़ी खड़ी बहू की बातें सुन रही होती है। तभी उनकी यह सब बातें करण सुन लेता है और जैसे ही करण के कानों पर राधा की यह बातें पड़ती हैं, वो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पाता है कि उसकी पत्नी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। राधा की बातें सुनकर करण के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। गुस्से की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो किचन में जाकर राधा को एक थप्पड़ सर देता है। राधा जब राहुल को अपने सामने देखती है वे एकदम से पका जाते हैं और कहती है, अरे तुम तो ऑफिस चले गए थे, तुम घर पे कैसे आए। करण कहता है, अच्छा हुआ जो मैं घर पे अपने ऑफिस की फाइल भूल गया था, उसकी वापस लेने की वजह से कम मुझे या तो पता चला कि तुमने मेरी माँ के साथ कितना गलत व्यवहार किया है, उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया है, पूरे घर का काम कराती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और पिता के साथ इतना गलत व्यवहार करने की। तभी राधा कहती, अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, पूछ लो अपनी माँ से, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दीपा ने भी अपनी बहू के डर की वजह से अपने बेटे को कुछ नहीं बताती, चुपचाप खड़ी रहती है। तभी व्हील चेयर घसीटते हुए किशोर बाबू आ जाते हैं और अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें एक डायरी के पेज पर टूटा फूटा कुछ लिखा हुआ देता है। वो अपने बेटे को वो कागज़ पकड़ा देती है। बेटा जब उस कागज़ को पढ़ता है तो उसकी बातें समझ में आ जाती है, क्योंकि पिताजी ने उसमें राधा की सारी शिकायतें लिखी हुई थी जो उन्होंने दीपा जी के साथ किया था। कल की घटना का जिक्र भी किया था।
जिनको पढ़ते ही करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, माँ मुझे माफ़ करना, मैं एक बेटा होकर भी तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख पाया। माँ तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। मैं तो समझता था कि मैं अपने माँ बाप को अपने पास लेकर आ गया हूँ तो वो अब पूरी तरह से सुखी हैं। अब मैं राधा को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखूँगा। मैं ऐसी पत्नी को अपने साथ कतई नहीं रख सकता जो मेरी माता पिता के साथ इतना गलत व्यवहार करती हो। और वो राधा को धमकी दे देता है, जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक कर लो और इस घर से चलती बनो। राधा कहती है, मैं कहाँ जाऊँगी इस घर को छोड़ करके। तो करण कहता है, तुम्हारा मन जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ, पर अब इस घर में नहीं रहोगे। राधा आज करण का गुस्सा देखकर डरने लग जाते हैं। वो करण के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो करण कहता है, इतनी आसानी से तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तुम्हें में शर्म नहीं आई मेरी माँ का हाथ काटते हुए, मेरे बूढ़े पिता को व्हीलचेयर से धक्का मारते हुए। राधा रोते रोते गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो अपराध किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन तुम ही बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी। मैं तो कब अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं पूरी तरह से अपने आप को बदल लूँगी। ज़िंदगी भर तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूँगी। जब करण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वो दीपा जी के पैर पकड़ लेती है और उससे माफ़ी की भीख मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जिसे आपको तकलीफ़ हो। पिताजी की दिन रात सेवा करूँगी, प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा करके देख लीजिए। मैं आप दोनों को अपनी माँ बाप से भी बढ़कर सम्मान दूँगी, प्लीज़ एक बार भरोसा कर लीजिए, फिर कोई गलती नहीं करूँगी। राधा की बातें सुनकर दीपा देवी अपने बेटे से कहती है, बेटा इसे माफ़ कर दे, आखिरकार पत्नी है यह तुम्हारी, इसके दुख सुख में साथ देने का वचन दिया है तूने और इस घर की बहू है, यह कहाँ जाएगी। लेकिन करण आज इतनी गुस्से में था कि उस पर अपनी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसने राधा का सामान पैक करके उसके भाई के घर छोड़ आता है और कहता है, यह मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। जब तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो जाए तब उस घर में वापस आ जाना। क्या तुम कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने का सोच सकती हो जैसा तुमने मेरे माँ बाप के साथ किया है। जिस दिन तुम अपने और मेरे माँ बाप में फ़र्क करना छोड़ दोगी उस दिन मेरे घर में कदम रखना। घर आकर अपने माँ बाप माता पिता के लिए एक फुल टाइम की मेड रख लेता है। तो दोस्तों, करण ने राधा को सबक सिखाने के लिए जो किया वही सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।